ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। राजकुमार शास्त्री हिंदू धर्मगुरु हैं, मौलाना अतहर हुसैन साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, शलभ त्रिपाठी बीजेपी साथ हैं, राजीव त्यागी, रविदास मेहरोत्रा, ये तमाम लोग मेरे साथ बने हुए। एक रिपोर्ट लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो स्लॉटर हाउसेस के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई हो रही, उसके बाद क्या यूपी में किस तरह के हालात हैं। इस रिपोर्ट को पहले आप देखें। सबका साथ सबका विकास के वादे के साथ यूपी में सत्ता की कमान संभालने वाली योगी सरकार से कई कारोबारी और संगठन नाराज हैं। ये नाराजगी बुचड़खानों पर होने वाली कार्रवाई को लेकर है। आदित्यनाथ योगी ने सीएम बनते ही अवैध बुचड़खानों को सील करवा दिया। सरकार की सख्ती से मीट कारोबारी बेहद परेशान हैं। मिली कहा जाए, यूं ही बैठे हुए हैं। अब अरे बहुत परेशानी हो रही, सभी को परेशानी है। कारण यही है, गलती कोई कर रहा है, भत्ता कोई है उसके लिए। भाई हम लोग का तो काम सीधा सीधा ही है कि भाई मीट लिया है, बनाया। योगी साहब देश के लिए लड़े, गोश्त के लिए न लड़े। जहां एक तरफ टुंडे कबाब जैसी नामचीन दुकान बंद होने के कगार पर है, तो वहीं मीट की कई छोटी दुकानों पर भी ताला लटक रहा है। मीट व्यापारियों की हड़ताल का असर इलाहाबाद में भी दिखा। हड़ताल की वजह से यहां पर नॉनवेज परोसने वाले होटल, दुकानें और रेस्तरां बंद दिखे। स्लॉटर हाउस बंद कर दिया उन्होंने, आए ताला लगा दिया, बंद है, बंद कर दिया। नुकसान तो काफी हो रहा है, कितना बताएं आपसे। ज्यादा होगी तो हम डीएम के पास धरना प्रदर्शन भी करेंगे। आज 10 दिन का समय बीत गया, इसका कोई विकल्प भी नहीं निकाला। इससे कारण यहाँ पर लोग भूखमरी कगार पर है। हालांकि योगी सरकार का अभी सिर्फ पहला हफ्ता बीता है, लेकिन सूबे में कई ऐसी चीजें जरूर हो रही हैं जिसने विरोधियों को मौका दे दिया है। आज लखनऊ ही नहीं, बहुत सारे शहरों के अंदर कोई मीट का कारोबार कुछ नहीं चल रहा और फिजिकल हमले हो रहे हैं। और यही उन्हीं का जो प्राइवेट आर्मी जो निकाल रखे हैं यूपी में, वही ये काम कर रहे हैं। तो ये सब कहना कि हम लीगल और इलीगल के बीच में फर्क कर रहे हैं, ये सब वास्तविकता जमीन पर कुछ नजर नहीं आ रही। हालांकि योगी जी से लेकर उनके मंत्री तक इस बात का लगातार भरोसा दे रहे हैं कि जिनके पास लाइसेंस है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये जो कार्रवाई है वो अवैध बुचड़खानों के ऊपर ही है। अवैध, जिनके पास लाइसेंस है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनकी रोजी रोजाना की कमाई पर टिकी हुई है, उनके लिए ऐसे भरोसों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। हालात ये है कि इनके समर्थन में अब मछली व्यापारी भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। तुषार श्रीवास्तव, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, लखनऊ। रिपोर्ट आपको बता रही कि क्या हालात हैं। बहरहाल आजम खान का एक ताज़ा बयान आया इसी सिलसिले में। वो कह रहे हैं कि अवैध और अवैध क्या चीज़ होती है, अगर बंद करना है तो सबको बंद कर दीजिए भाई, और इसमें इतनी ज़्यादा हंगामा करने की क्या ज़रूरत है। राजीव त्यागी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज़ अपनी बात रखें ताकि मैं सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। देखिए, जो याचिका जिन्होंने की है उनको मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसमें 2-3 चीज निकल के आई। पहली बात तो ये उन्होंने कहा कि लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए और पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किए, और वो लेकिन जो लाइसेंस रिन्यू होते हैं मीट के छोटे व्यापारियों की दुकान के, वो नगर निगमों द्वारा किया जाता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर नगर निगमों में 10-10 साल से भारतीय जनता पार्टी के मेयर कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के मेयर्स की होती थी, ये वो उसका लाइसेंस रिन्यू करते या फिर ये स्पष्ट करते कि हम लोग भाई इनका लाइसेंस रिन्यू नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, मैंने मतलब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, आप ये भी कह रहे हैं। जो वैध बूचड़खाने पूरे देश में 2015 में अगर 11 नए बूचड़खाने पूरे देश में दे दिए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, और अपीडा की साइट पे जाकर के जब आप देखते हैं कि बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारतवर्ष हो गया है मोदी जी के रिजीम में या केंद्र सरकार के वर्तमान केंद्र सरकार के रिजीम में, तो गुलाबी क्रांति का क्या हुआ। मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं हुसैन साहब, 13,14,158 मैट्रिक टन बीफ एक्सपोर्ट किया है पिछले 2016 में, और वो वैल्यू बैठती है उसकी 26,681 करोड़ रुपए की। तो ये मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये दोगलापन क्यों है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान, कि आप एक तरफ तो एक्सपोर्ट करते हैं पूर्णतया,
दूसरी तरफ आप कहते हैं अवैध बूचड़खाने बंद होने चाहिए। मैं कहता हूं कि अवैध बूचड़खाने बंद होने चाहिए, लाइसेंस की प्रक्रिया है, लाइसेंस होने चाहिए और बिल्कुल काटने का भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वस्थ पशु होना चाहिए और उसके नियम कायदे उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। लेकिन क्या मैं पूछना चाहूंगा कि नगर निगमों ने लाइसेंस नहीं दिए, ठीक है राजकुमार साहब, अभी और आपको मौका मोदी दूंगा, सरकार में बीफ का एक्सपोर्ट क्यों बढ़ा जबकि गुलाबी क्रांति रोकने की बात कही गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है शलभ साहब, आपसे जवाब मुझे चाहिए इस पे, लेकिन उससे पहले जरा अतर साहब का भी सवाल मैं इसमें जोड़ दूंगा। अतर साहब प्लीज, आप कुछ कह रहे हैं। मैं इसमें हुसैन दो चीजें कहना चाहूंगा बड़े अदब के साथ, क्योंकि मामला बात चल रहा है, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज पे बात कर रहा है, राजकुमार जी भी वही बात कर रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या पूरे मुल्क में कहीं, जैसा कि अभी शलभ कह रहे थे, कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ टीवी चैनल तो इस तरह प्रस्तुत कर रहा है कि जैसे गोश्त खाने से ज्यादा मौतें हो रही हैं। मैं पूछता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो शराब यानी कच्ची शराब या जो खराब शराब थी उसके पीने से होती है। जब बिहार सरकार शराब पे पाबंदी लगाने की बात करती है तो वहां पर एक विशेष पार्टी, शलभ की पार्टी, जाके कहती साहब ये आप गलत कर रहे हैं। क्या ही अच्छा होता कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर नाजायज शराबखानों पे पाबंदी लगाते, नाजायज जुआखानों पे शराब लगाते। योगी आदित्यनाथ जिस इलाके से आते हैं, मैं दो बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा, वो नेपाल के उन सरहदों से लगता है जहां सबसे ज्यादा मासूम बच्चों की तस्करी होती है। आप उस बॉर्डर पे पाबंदी लगाते। और एक आखिरी बात शलभ, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको मालूम होगा कि अमेरिका की मशहूर साइट है सन ने आज कहा है कि हमारे यहाँ पूरे ब्रिटेन या और अमेरिका के अंदर जूलियट और रोमियो को जो है वो एक अलग तरीके से पेश किया जाता था, लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से रोमियो को एक अलग ढंग से सीखा है। क्या ही ऐसा नहीं था? ये उनके लफ्ज़, मेरे लफ्ज़ नहीं, आप जाकर उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपने रोमियो और जूलियट को इस तरीके से पेश किया, आपके पास दुर्योधन और रावण नहीं थे जिन्होंने लड़की औरतों की बेइज्जती करने में अपने तमाम हदों को पार किया था। इसलिए कि चूंकि आपको एक नाम भी कृष्ण का चाहिए था, इसलिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है शलभ, अब आप प्लीज अपनी बात रखें। देखिए अतर साहब, उनको नाम पर आपत्ति हो, उनको अभियान पर आपत्ति हो तो बात समझ में आती है। आप तो हिंदुस्तान में रहते हैं, आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? किसको नहीं पता कि क्या होता है स्कूलों के बाहर, क्या होता है। और पिछले 5 सालों में तमाम बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था, क्या आपको नहीं पता है? तमाम जगहों पे महिलाओं के साथ अभद्रता हुई थी, ये भी आपको पता है। तो ऐसे में सरकार अगर कुछ कर रही है तो उसको आपको सराहना चाहिए, ना कि राजनीतिक विद्वेष की भावना से देखना चाहिए। जहां तक बात अभी राजीव त्यागी जी कह रहे थे, बहुत सीनियर लीडर, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नगर निगम जिम्मेदार है, तो आज अगर बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही तो सरकार से क्यों सवाल पूछ रहे हैं? फिर नगर निगम से जाके पूछ लीजिए। ये तो आपको भी पता है कि नगर निगम सरकार के अंडर में ही काम करती है। कोई भी नगर का मुख्य नगर अधिकारी होता है वो सरकार के नीचे काम करता है। और खुद जो गिरीश साहब हैं जिन्होंने पिटीशन दायर की है, वो ये कह रहे हैं कि बाकायदा सरकार की मंशा गलत थी, इसलिए नवीनीकरण नहीं हुआ। अब आप अगर ये कह रहे हैं कि अवैध बूचड़खानों को हम चलने दें, तो कृपया इस बात को आप दोबारा कहिए कि हाँ आप चाहते हैं कि अवैध बूचड़खाने चलें। हम तो जो नियम है उसी को फॉलो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, सरकार का नियम है। शलभ, बात यहां पर यह है कि आप दोहरा तरीका अपना रहे हैं। शलभ, तो हमने साफ कर दिया कि अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे। जी शलभ, यहां पर इल्जाम यह लग रहा है कि एक तरफ हमारा मुल्क जो है, साहब एक सवाल मैं और करना चाहता हूं। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। एक तरफ ये इल्जाम है कि हमारा मुल्क जो है मीट एक्सपोर्टर की फेहरिस्त में स्टॉप कर रहा है। सवाल है, प्लीज अपनी बात रख लीजिए आप राजीव। राजीव साहब, देखिए शलभ जी ने बात कही कि आप ऐसी बात क्यों उठा सकते हैं। जब शलभ मणि त्रिपाठी पत्रकार हुआ करते थे तो बोलने की स्वतंत्रता के पक्षधर हुआ करते थे, अब राजनीति में आ गए तो बोलने की स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं रहे, मुझे ऐसा इनकी बातों से लगता है। लेकिन मैंने सवाल किया था गुलाबी क्रांति और मीट के एक्सपोर्ट पे, बीफ के एक्सपोर्ट पे जो आंकड़े मैंने दिए हैं, शलभ मणि त्रिपाठी जी उन आंकड़ों को काट दें। और 2015 में जिस तरह से बूचड़खाने 11 बूचड़खाने केंद्र सरकार ने और अप्रूव किए पूरे देश में, उस पर शलभ मणि त्रिपाठी जी ने कोई टिप्पणी नहीं की है, जबकि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि दोगली बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरा एक तथ्य और प्रस्तुत करना चाहता हूं, आपके जो सम्मानित व्यूअर सुन रहे हैं, पूरे देश में 71% लोग बाग ऐसे हैं पूरी जनसंख्या के जो मीट खाते हैं पूरे देश में। ऐसे ऐसे प्रदेश हैं जिनमें 98% तक लोग बाग मीट खाते हैं। जैसे तेलंगाना है, उसमें 98% लोग बाग खाते हैं मीट। केरला में 97% लोग बाग खाते हैं। आपके वेस्ट बंगाल में 97.8% लोग बाग मीट खाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो मीट खाने वाले लोग बाग हैं, क्या सरकार उनके अधिकारों का हनन नहीं कर रही है? प्रजातांत्रिक देश में हम रहते हैं,
वैध बूचड़खाने होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हूं, अवैध इस बात को बूचड़खानों को लेकर के कृपया सरकार का भ्रम न पालें और न भ्रम फैलाएं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन है, जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है, हम उसका पालन कर रहे हैं। कानून ये कहता है कि अवैध बूचड़खाने बंद होने चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये इंश्योर कर रही है कि अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे, क्योंकि ये बात सबके सामने है, आपको भी पता है कि अवैध बूचड़खाने में बीमार पशु काटे जाते हैं, अवैध बूचड़खाने में मरे हुए पशु काटे जाते हैं, और इसका जो दुष्परिणाम है वो किसी एक वर्ग पे पड़ रहा है। जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं, जो लोग भी मांस का सेवन करते हैं, उन सभी को नुकसान होता है। तो इसको कृपया किसी वर्ग से, किसी संप्रदाय से मत जोड़िए, मेरी आपसे गुजारिश है। सरकार एक बेहतर काम कर रही है, चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, चीजों को नियमित करने की कोशिश कर रही है। और निश्चित तौर पर आप जानते होंगे इस बात को कि जो लोग भी अवैध बूचड़खाने में जानते हैं किस तरह के पशु शलभ साहब एक सवाल जरा राजकुमार साहब का भी ले लीजिए। शलभ जी, मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो मेरे मन में कौतूहल कर रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की हत्या, चाहे वो पशु की है, चाहे किसी भी जीव की है, क्या उत्तर प्रदेश अगर ये सारे बंद कर, शराब और मांस, देखिए बिहार में शराब बंद हो गई तो क्या वहां पर लोग भूखे मर रहे हैं? अगर उत्तर प्रदेश में सरकार और शराब और मांस ये दोनों बंद कर दिया जाए तो क्या आप समझते हैं कि उत्तर प्रदेश भूखा मर जाएगा? क्या इसके उत्तरी प्रदेश को पूरे देश में बंद कीजिए ना। क्या दुनिया में और कोई चीज खाने की नहीं है? धर्मशास्त्र के अनुसार, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं धर्मशास्त्र की बात करता हूँ। जो ठंडे प्रदेश है वहां पर मांस खाना पुण्य है, लेकिन जो ऐसे गर्म प्रदेश है जैसे उत्तर प्रदेश आदि, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ पर मांस का खाना ही पाप है। मैं तो कहता हूँ संपूर्ण जीव हत्या पे बैन लगा दीजिए। संपूर्ण जीव हत्या बंद होनी चाहिए। कंट्रोल कंपनी बंद कीजिए। आप कहते हैं कि वैध है, ये अवैध है, ये वैलिड है, ये अनवैलिड है, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल, मैं भी आपके साथ। सरकार की ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही, गले नहीं पड़ रही। बूचड़खानों को बंद कर रहे हैं तो इतने तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, ये हम कैसे कह सकते हैं? ये बहुत बड़ा विषय है और इसको लेकर सभी को चर्चा करनी चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर मैं भी मानता हूँ कि मांसाहार नहीं होना चाहिए, शाकाहार होना चाहिए। ठीक है, एक और पहलू है इस फैसले के बाद, ये जो कुछ हो रहा है उसके बाद एक और पहलू है, वो भी दिखाना आपको जरूरी है। जहां पर जिन घरों में उत्तर प्रदेश में खासतौर से शादी ब्याह है और वो माली तौर पर बहुत मजबूत नहीं है, उनके लिए एक अलग तरह की परेशानी है। इस रिपोर्ट को देखिए आप। हाथ में शादी का कार्ड लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रहे शख्स की मुश्किल यह है कि घर में बेटी की मंगनी है, बड़ा फंक्शन है, लेकिन मीट बनाने की इजाजत नहीं मिल रही है। इसने सिफारिशी पत्र लिखकर भी फंक्शन में मीट बनवाने के लिए इजाजत मांगी थी, लेकिन इन्हें सिर्फ चिकन और मटन बनवाने के लिए ही हरी झंडी मिल सकी। मेरी बेटी की मंगनी है, मेरे दोस्त की बेटी की मंगनी है, जिसके लिए हमने गोश्त के लिए, प्रतिबंधित जो गोश्त है उसके लिए मालूम किया था, तो उन्होंने ये कह दिया भैंसे के अलावा मुर्गा वगैरह कर सकते हैं आप। उसके लिए हमने एप्लीकेशन दी थी, तो ये हमारी अब तैयारी आप देख चुके हैं। हमने मुर्गा भी मंगाया नहीं है और जो चटोरी वगैरह है पूरी दाल का कर रहे हैं इसी वजह से। हालांकि मांस के कारोबार पर पाबंदी को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख तो इख्तियार किया है, लेकिन कानून को लेकर असमंजस की स्थिति है। गोश्त के लिए लिख कर लेकर गया था मैं, कटरे के गोश्त के लिए, जिसके लिए अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि आप उसको नहीं करें, बीफ जो है चिकन का या मटन का कर लें, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। मगर हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि और लोगों के यहाँ जो फंक्शन है, जो इस वजह से परेशान है, उन लोगों को कम से कम इस वक्त तो इजाज़त दी जाए, इस वक्त तो उनके लिए ये चीज़ पूरी की जाए। फिर मटन की और तो फिर अब आपने किस चीज़ की व्यवस्था की है? भाई मैंने क्या नाम है पूरी छोले किए हैं, थोड़ा सा चिकन किया है, अभी आया नहीं, आने वाला है वो। शादी या दूसरे कार्यक्रमों में नॉनवेज बनाने या नहीं बनाने को लेकर लोग भ्रम में हैं। जानकारी के अभाव में लोगों में घबराहट भी है और दुविधा भी। हालांकि शासन की ओर से किसी भी तरह के कार्यक्रमों में मांसाहारी भोजन बनाने पर रोक नहीं लगाई गई है। बस शर्त इतनी सी है कि कार्यक्रम स्थल पर जानवर नहीं काटे जाएंगे। जिन मीट विक्रेताओं के पास लाइसेंस होंगे वहां से आप मीट जरूर खरीद सकते हैं। फिलहाल जो स्थिति आज सरफराज के सामने आई है, उस स्थिति से कई लोग जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से रुख साफ है कि अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई हो रही है और नॉनवेज खाने पर रोक नहीं है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। चलिए
तस्वीर का एक पहलू ये भी था, शादी ब्याह जिन घरों में, वहां पर एक अलग तरह की परेशानी है। अतहर हुसैन दिल्ली साहब, एक चीज़ ज़रा समझाइए। मैंने बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, जिस वक्त इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही थी उस वक्त से तमाम शोर था कि जो गाय, खासतौर से गाय का टर्म का इस्तेमाल होता है, और अभी विक्रम सैनी साहब का बयान भी आपने सुना होगा खतौली से कि गाय को जो माता नहीं मानते उनका जो कत्ल करते हैं, जो हत्या करते हैं, क्यों इसको सीधे तौर पर मुसलमानों से बिल्कुल जोड़ दिया जाता है? और जो तस्वीरें आ रही वो भी, उसमें भी सारा का सारा तबका जो दिख रहा है वो मुसलमान ही परेशान दिख रहा है। देखिए, राजीव त्यागी जी ने जो बात कही, मैं बहैसियत एक मुसलमान होने के और एक मुसलमान मजहबी शख्सियत होने के बाद पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उत्तर यानी उन इलाकों में जहाँ प्रतिबंध है, मुसलमानों में कोई तबका ऐसा नहीं जो गौवध को जायज़ करार देता हो। सच्चाई की बात है। गौवध की, मैं गौवध की बात, गाय काटना हाँ जायज नहीं, बिल्कुल, क्योंकि कानूनी है और कानून की नाफरमानी। देखिए, वो चीज़ जायज़ हो ना जायज़ वो अलग मुद्दा है, लेकिन वो कानून का उल्लंघन है और एक खास मजहब की भावनाओं को चोट पहुंचाता है। इसलिए हमारा मत बहुत साफ है। हमने दो बातें बार बार कही कि आज आसाम के अंदर नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी बड़ा लगातार तरक्की कर रही है। क्या वजह है कि वहां गौवध होता है और सरकारी तौर पे होता है, मगर वहां गोवा ले लीजिए, आप गोवा ले लीजिए, वहां कोई पाबंदी नहीं। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, यहाँ त्रिपाठी जी मौजूद हैं और बीजेपी की प्रवक्ता भी मौजूद है। मुझको एक बात बताइए, राजकुमार जी से भी पूछना चाहूंगा, वध एक का हो, स्लाटर हाउस में हो या कहीं भी हो, जब आप गौवध के नाम पर मुसलमानों को प्रेरित करते हैं तब चूंकि आपका मुद्दा चुनाव होता है, लेकिन जब वही मुद्दा गौवंश को लेकर जलीकट्टी की बात आती है तमिलनाडु के अंदर, तो आप ऑर्डिनेंस को आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलवाते हो, ऑर्डिनेंस की बात करते हो। मुझको बताइए, एक बछड़ा हो या गौवंश का एक हो, जहां पर आपको जिस जगह पे जो सहूलत होती है सरकार वही कर रही है, इसीलिए इनका इकबाल लगातार गिर रहा है। अतहर, एक मिनट सर, राजकुमार साहब, अतहर हुसैन साहब को कहीं जाना है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया अतहर साहब हमारे साथ जुड़े। शलभ, प्लीज आप आंसर कीजिए कि अलग अलग सूबों में आप बीजेपी से आते हैं, क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश बीजेपी को रिप्रेजेंट करेंगे आप या ओवरऑल बीजेपी को रिप्रेजेंट करेंगे? पहले तो ये क्लियर कर दिए, फिर बताइए कि कैसे अलग अलग सूबों में अलग अलग तस्वीर है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, मैं बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि जो कानून है हम उनका पालन करेंगे और कानून संविधान के मुताबिक जो काम हो रहा है वो हम कर रहे हैं। जहां तक अतहर साहब ये बता रहे थे कि गौवध को लेकर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, तो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने या हमारी सरकार ने ये नहीं कहा है कि गौवध को लेकर हम केवल मुसलमानों को प्रताड़ित करेंगे या किसी को उनको सजा देंगे। हमने सीधा तौर पर जो कानून में लिखा है कि जो भी गौवध करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। अतहर साहब जरूर गौवध से लेकर मुसलमानों को जोड़ रहे हैं, हम नहीं जोड़ रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो गौवध करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। और बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करिए तो एक आप उठाकर देखिए, बहुत बड़े तमाम रेस्टोरेंट्स हैं, तमाम उनके मालिक हैं जो ये कह रहे हैं कि वो इस हड़ताल में शामिल नहीं है, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि लोगों को क्वालिटी फूड मिले और जो भी गैर कानूनी हो रहा है उसको रोका जाए। अवैध बूचड़खाने, सबको पता है कि अवैध जहां पे लिखा हुआ है वो अवैध है, इलीगल है, उसको नहीं चलने दिया जा सकता। और इसको लेकर अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो मुझे लगता है कि सबको इसका स्वागत करना चाहिए, इस फैसले का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम बस जो कानून है उसके साथ हैं और कानून के मुताबिक काम करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बूचड़ खानों को लेकर हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो। और ये हमारी प्रायोरिटी है। हमने लोगों से वायदा किया था, लोगों ने उसके आधार पर जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी उसके आधार पर काम कर रही है। अगर आप मानते हैं कि अवैध है, अगर आप मानते हैं कि नवीनीकरण नहीं हुआ, तो नवीनीकरण क्यों नहीं हुआ इसको लेकर हम देखेंगे क्या वजह थी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये बता रहे हैं कि उसमें लेन देन हुआ, राजकुमार साहब बता रहे हैं कि उसमें तमाम अवैध पशु काटे गए, तो निश्चित तौर पर हम उसको नियमित करने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, मेरा एक सुझाव है, आप देखिए, तीर्थों का पवित्रीकरण करने, तीर्थों का शुद्धिकरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने संकल्प किया और वृंदावन के उस कालिया दह से कालिया नांग को हटाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तीर्थों में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। व्यापारीकरण को लेकर के आप देखिए, आप किसी हरिद्वार में चले जाइए, अयोध्या में जाइए, वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ में जाइए, जहां हम अपने पापों को नाश करने के लिए गंगा स्नान करके निकलते हैं। और गंगा स्नान करके जब हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक मांस की दुकान है और उस पर जो है मांस लटका करके लोग खड़े हुए उनका व्यापार कर रहे हैं। तो ये तीर्थों का प्रदूषण कैसे आप समाप्त करेंगे? यहां पर जो है शराब की दुकानें, जितने भी आप तीर्थों में जाइए वहां कोई शराब की दुकानें हो गई हैं, मांस की दुकानों की, ऐसा कोई तीर्थ नहीं है। भगवान श्री राम का संकल्प, प्रभु श्री कृष्ण का राजकुमार शास्त्री साहब, इस पर मुक्त तीर्थ चाहते थे। राजकुमार शास्त्री साहब, इस पर अलग से एक दिन डिबेट कर लेंगे, ये अलग विषय है, ये एक अलग विषय है। राजीव त्यागी साहब, ये एक जिस गाय के कत्ल की बात हो रही, गाय की हत्याओं की बात हो रही, दरअसल ये पूरा मामला बाजार से जुड़ा है, कारोबार से जुड़ा है। जिनके पास गाय हैं, जो लोग गाय पालते हैं, वो किसी मजहब से आते हो, जब उसने दूध देना बंद कर दिया, जाहिर सी बात है उसके बाद उसका क्या किया जाता है, जरा समझाएं हमारे दर्शकों को, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो।
देखिए हुसैन साहब, शलभ मणि हम त्रिपाठी सड़कों जी पर के रोज इस देखते हैं, पत्रकार मैं उनकी बहुत हालत क्या है। इज्जत करता हूं, लेकिन मैंने जो सवाल उठाए उन सवालों का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला मुझे कि किस तरह से केंद्र सरकार ने स्लाउटर हाउसेस बढ़ाने का काम किया पूरे देश में और कितना एक्सपोर्ट बीफ का पूरा देश में हो रहा है, उस पर कोई जवाब नहीं था। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, गाय के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं, देखिए गाय निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए एक बहुत धार्मिक प्रतीक है और उसकी बड़ी सम्मान करते हैं सब लोग। लेकिन मेरा पूछना ये है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जहां अभी गोवा में 5 साल सरकार रही और अभी भी चीर हरण करके लोकतंत्र का इन्होंने गोवा में दोबारा सरकार बनाई है, गोवा में प्रतिबंध क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी सरकार को नहीं करना चाहिए था। असम में प्रतिबंध क्यों नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए जवाब था? देंगे आप? क्या गाय की हत्या को लेकर के केंद्र सरकार को कोई ऐसा बिल नहीं लेकर आना चाहिए था लोकसभा में या सुन लेते हैं राजीव, जरा उनको सुन लेते हैं कि वो बिल पास हो जाए। राजीव और ये मत कहिएगा कि वहां पे हमारे बहुमत नहीं है राज्यसभा में। आप राजीव त्यागी साहब शलभ जवाब दे रहे हैं। अधिवेशन बुला सकते हैं अगर किसी राजीव काम जी, को करना चाहते राजीव जी हैं, आपके संयुक्त अधिवेशन बुला के कर दीजिए। आपके सुझाव का मैं स्वागत करता हूं, आपके सुझाव का मैं स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर ऐसा कानून बनाने की नौबत आएगी तो आप जरूर हमारी मदद करेंगे। कांग्रेस पार्टी को ये बात उठानी चाहिए जो बात आप उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी तो शलभ मणि थी, 1955 में नियम बना गई थी, हम तो गौवध के खिलाफ हैं राजीव जी, हम तो कहते हैं कि हम गौवध के खिलाफ हैं और ऐसे में जब ऐसे मौके आते हैं कि जब गौवध को लेकर कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा विरोध करती है। वो ये कहती है कि नहीं, मासूमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, निरपराधियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हम तो जो कानून है, जो संविधान है, उसका पालन करते हैं। हमारा लग रहा है आप कुछ रट के चले आए और वही बोले चले जा रहे हैं। संविधान ये कहता है, कानून ये कहता है कि गौवध जो लोग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अवैध बूचड़खाने नहीं चलने देंगे। और बहुत अच्छी बात है। अब वक्त थोड़ा खत्म हो रहा है, एक फाइनल कमेंट मुझे सबसे चाहिए। तरफ से जरूर ये मुद्दा उठे, हम भी साथ खड़े होंगे आपके। ठीक है, रविदास मेहरोत्रा साहब एक फाइनल कमेंट आपका चाहिए मुझे। 5 सेकंड की टिप्पणी करना चाहता सर मैं आ रहा हूं, अब फाइनल कमेंट ले लूंगा आपसे, आ रहा हूं। रविदास मेहरोत्रा साहब बहुत देर से बेचारे बैठे हुए, प्लीज सर। देखिए हम लोग ये देखिए इससे पहले कि और कोई कार्रवाई हो, उससे पहले ये भारत सरकार को कि जो गौ वंश का मांस, गाय का, बछिया का, बछड़े का जो मांस का एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके लाइसेंस को निरस्त करने का काम करें। एक तरफ रविदास साहब मैं रोक रहा हूं, आपको माफी चाहता हूं। एक बड़ी खबर इस वक्त की हमें मिल रही है, उत्तर प्रदेश से राम गोविंद चौधरी नेता विपक्ष बनाए गए हैं। अखिलेश ने चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी है, राम गोविंद चौधरी को नेता विपक्ष बनाया गया है। शिवपाल यादव, आजम खान, दुर्गा यादव भी इस दौड़ में थे, लेकिन राम गोविंद चौधरी को नेता विपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तुषार हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद है। तुषार, कैसे भारी पड़े राम गोविंद साहब, कुछ बता पाए अगर आप? राम गोविंद चौधरी इससे पहले बलिया के बांसडी विधानसभा से विधायक रहे और इस बार भी इतने अगर मोदी लहर में इतनी भरपूर सीट 325 सीटों में अगर भाजपा ने सीट निकाली, उसके बाद भी इतने विषम परिस्थितियों में भी राम गोविंद चौधरी अपनी सीट जीत पाए हैं। तो और दूसरा फैक्टर ये था कि शिवपाल से और अखिलेश के संबंध अच्छे नहीं बताए जा रहे थे। काफी आपने देखा भी होगा कि कई बार आपसी विवाद भी हुआ, चुनाव से पहले काफी विवाद हुआ, जिसकी वजह से भी एक कारण ये चुनाव सपा का हारने का एक मुख्य कारण भी उसको माना जा रहा था। तो उस हिसाब से देखे तो राम गोविंद चौधरी काफी भारी थे, क्योंकि अखिलेश की पहली पसंद भी राम गोविंद चौधरी थे और अखिलेश इस समय प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और अखिलेश की पहली पसंद भी थे। इस वजह से राम गोविंद चौधरी काफी भारी थे। चलिए, बहरहाल राम गोविंद चौधरी जो है वो उत्तर प्रदेश में नेता विपक्ष के तौर पर चुने गए। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार। रविदास मेहरोत्रा साहब एक छोटा सा कमेंट इस पे भी, राम गोविंद साहब आपके लिहाज से कैसे हैं? अब तो बहरहाल चुन लिए गए। देखिए राम गोविंद चौधरी जी जो हैं बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, कई बार मंत्री रहे हैं और मैं समझता हूं कि विधानसभा के जो विधायक चुने गए हैं उन लोगों ने सर्वसम्मत से उनका नाम तय किया है और आपके माध्यम से राम गोविंद चौधरी जी को बधाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार शास्त्री साहब। वक्त चूंकि लास्ट में थोड़ा सा एक खबर आ गई, मौलाना अतहर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शलभ मणि बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। राजीव त्यागी साहब, रविदास मेहरोत्रा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कामकाज हो रहा है,
काम तेजी से होना चाहिए। अक्सर जो सरकारों की छवि बनती है वो बहुत स्लो और सोई हुई सरकारों के तौर पर हम देखते आए। अगर योगी जी तेजी से काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस तरीके से काम करने के कुछ साइड इफेक्ट दिखने लगे तो वो चीज अच्छी नहीं होती है। और खासतौर से जो स्लॉटर हाउसेस की हमने बात की उसमें भी ट्रांसपेरेंसी हो और जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उनका भी ख्याल अगर रखा जाता तो ज्यादा बेहतर होता। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सर्वोकॉन सर्वो स्टेबलाइजर।